बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज़ की। तो बेसिकली जो डायबिटीज़ की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो डायबिटीज़ को हम टू टाइप के अंदर डिवाइड करते हैं, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, जो मेजर क्लासिफिकेशन हैं वो दो हैं, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़। इसके अलावा सब क्लासेज और या माइनर क्लासेज भी होती हैं जिसके अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज़ होता है या पेनक्रियाटोजेनिक डायबिटीज़ होता है। तो ये माइनर क्लासिफिकेशन हैं, इतनी ज़्यादा मतलब अहम है, लेकिन इनका जो है परसेंटेज बहुत कम है, बहुत कम लोगों में होती है। ज़्यादातर जो है टाइप 1 और टाइप 2 ही लोगों के अंदर देखने को मिलती है। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप 1 डायबिटीज़ की। तो ये देखें, हम यहाँ क्लासिफिकेशन जो हमारी किताब के अंदर जो है एक टेबल भी बनाया गया है डायबिटीज़ का। तो ये टाइप 1, टाइप 2 और इसके अलावा दूसरी अदर टाइप्स हैं जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो बात ये है कि सबसे पहले हम अगर बात करें टाइप 1 डायबिटीज़ की, तो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो तकरीबन 50% ऑफ ऑल केसेस के अंदर हमें देखने को मिलता है। यानी जो टाइप 1 डायबिटीज़ है 5-10% होती है तमाम केसेस में। जो डायबिटीज़ के पेशेंट होंगे उनमें 5 से 10% डायबिटीज़ टाइप 1 की हो सकती है, जबकि हमारे पास 90 से 95% जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। ठीक है, और ये कॉमनली तकरीबन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बचपन से ही हमें इसके सिम्टम्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो तकरीबन ये चाइल्डहुड या ऐसी एज जो 20 साल से कम लोग हैं उनके अंदर ये डायबिटीज़ जो है प्रिवेल करती है, उनके अंदर हो सकती है, उनके अंदर यह डिवेलप करती है। ठीक है, इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। अच्छा, अगर हम इसकी कॉजेज़ की बात करें तो बेसिकली जो इसकी कॉजेज़ हैं, देखें यहाँ पर इन्होंने टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़ की यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, अच्छा, तो पहले मैं यहाँ बता दूँ, ये देखें, टाइप 1 जो डायबिटीज़ है ना, ये हमारे पास जो है वो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ की वजह से हो सकती है, जिसके अंदर क्या होता है कि बीटा सेल जो है उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाएगी और एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाएगी इंसुलिन की। 5 से 10% लोगों के अंदर होती है और तकरीबन 20 साल से कम उम्र के अंदर ही हो जाती है। उसके बाद जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो कम्बिनेशन ऑफ पेरिफेरल रेजिस्टेंस टू इंसुलिन एक्शन के खिलाफ जो पेरिफेरल रेजिस्टेंस, पेरिफेरल टिश्यू के अंदर जो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उसकी वजह से होती है। इसके अलावा जो है इसमें ये होता है कि जो बीटा सेल्स हैं वो इतना ज़्यादा सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन रिलीज़ नहीं करते, जिसकी वजह से वो हाइपरग्लाइसीमिया को इंसुलिन जो है वो काउंटर कर सके, इसकी वजह से भी। और नेक्स्ट एक 90 से 95% इंडिविजुअल में होती है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसके अलावा जो है ये एडल्ट ऑनसेट होती है, ये बचपन के अंदर नहीं देखने को मिलती, ये तकरीबन बहुत लेट एज के अंदर 40 से 30 के ऊपर 30-40 के ऊपर देखने को मिलती है। लेकिन आजकल की जो हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारे पास जो डाइटरी हैबिट्स हैं या हमारे पास जो है लाइफस्टाइल की मॉडिफिकेशंस हैं, उसकी वजह से ये बच्चों के अंदर भी देखने को मिल रही है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है, तो टाइप 1 के साथ साथ जो बच्चों के अंदर ये एडोलेसेंस जो है, बलूगत की एज को जो लोग पहुंच रहे हैं या यंग हैं, उनके अंदर भी टाइप 2 डायबिटीज़ हमें देखने को मिल रही है। तो ये बात हमारी आपने जहन नशीन रखनी है। ठीक है, अच्छा, तो बात यह है कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, पहले देखें, पहले यहाँ पर जो है ना नॉर्मल फिजियोलॉजी बताई गई है इंसुलिन के, नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ इंसुलिन के, इंसुलिन अपना वर्क कैसे करती है। तो बेसिकली हमारे पास जो होता है इंसुलिन जो है अपना वर्क कैसे करती है कि ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन को नॉर्मल ग्लूकोज हीमोस्टेटिक रेगुलेटेड बाय 3 प्रोसेस। जो हमारे पास नॉर्मल ग्लूकोज का जो लेवल है वो उसकी हीमोस्टेसिस कैसे होती है, 3 तरह से हो सकती है। एक हमारे पास ग्लूकोज प्रोडक्शन इन लीवर जो है ना ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम ज़्यादा करता रहता है, उसका ग्लूकोज की जो है ना उसके एतबार से ग्लूकोज बॉडी के अंदर कितना ज़रूरी है, ग्लूकोज की नेसेसिटी के एतबार से ग्लूकोज की प्रोडक्शन कम या ज़्यादा कर सकता है। दूसरे के ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बाय पेरिफेरल नर्व, जो इससे भी ग्लूकोज का लेवल जो है वो मेंटेन रह सकता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा एक्शन ऑफ इंसुलिन एंड काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन लेवल इंसुलिन के साथ भी। ठीक है, यानी इंसुलिन का लेवल जो है वो भी ग्लूकोज को कम ज़्यादा करता है बॉडी के अंदर। अच्छा, ये कह द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ इंसुलिन इज टू इंक्रीज रेट ऑफ ग्लूकोज। जो मेन फंक्शन है ना इंसुलिन का, मेन फंक्शन जो आपने याद रखना वो है कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट इनटू सर्टेन सेल ऑफ द बॉडी के डिफरेंट सेल के अंदर ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट जो है उसको वो इंसुलिन कम ज़्यादा करती है। तो ये जो नॉर्मल इंसुलिन है, ये आप फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पर बस आपको पता होना चाहिए इंसुलिन अपना फंक्शन नॉर्मल मेजर मोटा फंक्शन पता हो कि इंसुलिन करता क्या है। तो ये ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये पता हो कि इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इंसुलिन का फंक्शन बताया गया है, यह डायग्राम बस आप कर लें, वहाँ इसको अच्छी तरह समझ लें तो आप ये ना भी पढ़ें तो हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, तो बेसिकली होता है कि जो इंसुलिन है ना वो मेन फंक्शन ये है कि ग्लूकोज की ट्रांसपोर्ट को बॉडी के अंदर वो मेंटेन करता है, ग्लूकोज को ब्लड से उठाता है और पेरिफेरल टिश्यू के अंदर धकेल देता है। ठीक है, अच्छा, अब इसने 3 टिश्यू के ऊपर मेजर रोल है, एडिपोज टिश्यू पर, स्केलेटल मसल्स पर और लिवर पर। ठीक है, अच्छा, अब ये जो है मेन तो ये है, पहला रोल जो है इंसुलिन का वो है कि एडिपोज टिश्यू के अंदर जो मतलब एडिपोज टिश्यू के अंदर अगर इसका रोल देखें तो एक रोल तो ये है कि ग्लूकोज के अपटेक को इंक्रीज करता है, ग्लूकोज को ब्लड से उठाता है और एडिपोज टिश्यू के अंदर धकेल देता है इंसुलिन। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ पहले। उसके बाद जब ग्लूकोज ब्लड के अंदर एडिपोज टिश्यू के अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि हमारे पास एक्स्ट्रा ग्लूकोज है ना वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास लिपिड की फॉर्मेशन में, और स्टोरेज लिपिड जो है ना स्टोरेज फॉर्म है ग्लूकोज की। ठीक है, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिपोज टिश्यू के अंदर। ठीक है,
किसके अंदर, लिपिड के अंदर, ठीक है। तो लाइपोजेनेसिस हो जाएगी। और जब हमारे पास ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और ग्लूकोज ही बॉडी की एनर्जी डिमांड को पूरा कर रहे हैं, तो हमें फैट की ज़रूरत नहीं है कि वो बॉडी की एनर्जी डिमांड को पूरा करें, तो ये हमारे पास जो है लाइपोलिसिस जो है वो कम हो जाएगी। ग्लूकोज अपटेक ज़्यादा हो गया, लाइपोजेनेसिस ज़्यादा हो गया, लाइपोलिसिस जो है कम हो गई, ठीक है। तो बेसिकली बायोकेमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ चुके होंगे कि किस तरह इसका मेटाबॉलिज्म होता है। यहाँ पर बस आपने 3 बातें याद रखनी है, बाकी आप डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारे पास जो है इंसुलिन का फंक्शन है, वो स्ट्राइटेड मसल पे वही ग्लूकोज की अपटेक को ज़्यादा कर देगा। ग्लाइकोजन सिंथेसिस, एडिपोज टिश्यू में लाइपोजेनेसिस होती है, लिपिड के सिंथेसिस होती है, यहाँ पर ग्लाइकोजन सिंथेसिस होती है। एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो अपनी पॉलीमर फॉर्म के अंदर इकट्ठा होकर ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ताकि बाद में जब बॉडी को या मसल्स को ज़रूरत हो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो, तो ग्लाइकोजन को तोड़कर मसल्स ग्लूकोज यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास मसल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। जब ग्लाइकोजन की सिंथेसिस इतनी स्वेयर हो जाएगी, या मतलब स्टोरेज फॉर्म से ज़्यादा ग्लाइकोज, मतलब नॉर्मल जितना ग्लाइकोज बनता है ग्लूकोज से, अगर वो मुकम्मल हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो है वो प्रोटीन बनाने शुरू कर देगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है लीवर के अंदर इसका क्या फंक्शन है। लीवर हमें पता है कि लीवर जो है मेन ऑर्गन है, और वो क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज प्रोवाइड करता है। अच्छा, ग्लूकोज का प्रोवाइड करता है जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज की कमी हो जाए और बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत हो और बाहर से हमें ग्लूकोज ना मिल रही हो, तो लीवर करता है जो ग्लूकोज जो है ना बनाना शुरू कर देता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जब बाहर बहुत ज़्यादा स्वेयर ग्लूकोज है और इंसुलिन ग्लूकोज को धकेल रही है लीवर के अंदर, तो लीवर को पता है कि यार बाहर ग्लूकोज ज़्यादा है, अब मुझे ग्लूकोज बनाने की ज़रूरत नहीं है, ताकि बॉडी को डिमांड को पूरा कर सके, क्योंकि बाहर से ही बॉडी की डिमांड पूरी हो रही है ग्लूकोज, ठीक है। तो जो लीवर है ना, ग्लूकोनियोजेनेसिस कम कर देगा, साथ ग्लाइकोजन सिंथेसिस ज़्यादा कर देगा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आ रहा है उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देगा। दूसरा लाइपोजेनेसिस, लीवर भी लाइपोजेनेसिस करता है। ज़्यादा लाइपोजेनेसिस एडिपोज टिश्यू में होती है, थोड़ी बहुत लाइपोजेनेसिस लीवर के अंदर भी होती है, क्योंकि लीवर भी फैट को स्टोर करता है, तो ये भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इसका नॉर्मल फंक्शन ऑफ इंसुलिन। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रेगुलेटर होता है ना, वो जो इंसुलिन को रिलीज़ करवाता है वो ग्लूकोज ही है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रिगर है इंसुलिन की रिलीज़ करवाते हैं पैनक्रियाटिक बीटा सेल से, वो ग्लूकोज खुद है, ठीक है। होता ये कि जब कोई शख्स, कोई इंसान जो है, जब वो खाना खाता है, तो उसकी बॉडी के स्टमक के अंदर क्या होता है कि स्टमक के अंदर जब खाना आता है तो ब्रेकडाउन होती है, और ब्रेकडाउन होती है कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है, तो ग्लूकोज बनता है। जब ग्लूकोज बनता है तो स्टमक के जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में इंक्रीटिन एक हार्मोन है वो रिलीज करते हैं, ठीक है। अब इंक्रीटिंग हार्मोन जो इंटेस्टाइनल सेल से रिलीज होता है, अब ये जो हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं सिक्रीशन फ्रॉम बीटा सेल, ये जाता है इंटेस्टाइनल सेल से ब्लड से जाता है बीटा सेल में, जाते और बताते हैं कि यार ग्लूकोज आ गया है इंटेस्टाइन के अंदर, अब आप इंसुलिन जो है उसको रिलीज कर लें, ठीक है। जब वो वहां पर जाकर वो बीटा सेल को बताता है कि ग्लूकोज आ गया है स्टमक के अंदर, अब आप इंसुलिन को रिलीज कर दें। इसके नतीजे में जो है इंसुलिन के जो बीटा सेल्स जो हैं पैनक्रियाज के, वो इंसुलिन को रिलीज करते हैं इंक्रीटिन हार्मोन के कहने पर, ठीक है। इंक्रीटिन हार्मोन के कहने पर बीटा सेल इंसुलिन को रिलीज करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो सिक्रीशन है, ग्लूकागॉन सिक्रीशन है वो कम हो जाती है। अब ग्लूकागॉन सिक्रीशन क्या होती है, ग्लूकागॉन सिक्रीशन वो होती है जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी हो तो ग्लूकागॉन आती है, और ग्लूकागॉन ब्लड का ग्लूकोज को लेवल को जो है ना वो इंक्रीज करवाती है, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल पहले ही ज़्यादा है, तो ग्लूकागॉन की सिक्रीशन कम हो जाएगी, और गैस्ट्रिक जो है ना इम्पिटिंग वो डिले हो जाएगी, और क्या होगा कि हमें भूख कम से कम लगेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल पहले ही ज़्यादा है, ठीक है। तो हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो ज़्यादा ग्लूकोज आएगा, उसका हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा, तो गैस्ट्रिक इम्पिटिंग इफेक्ट कम कर देगी, तो गैस्ट्रिक जो है ना ज़्यादा देर तक स्टमक भरा भरा रहेगा, जिससे आपको भूख कम लगेगी और आपके अंदर जो ग्लूकोज है वो ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दूसरे इफेक्ट बताए गए हैं इंक्रीटिन के, तो ये आप पढ़ लेना, ये ज़्यादा अहम नहीं है। तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो है इंपॉर्टेंट स्टिमुलस है, ट्रिगर है इंसुलिन का, तो वो हमारे पास जो है ना ग्लूकोज खुद है, और किसके जरिए स्टमक के अंदर इंक्रीटिन हार्मोन को रिलीज करवाता है, वहाँ से स्टमक के इंटेस्टाइनल सेल से तो इंक्रीटिन वहाँ से आता है, बीटा सेल को स्टिमुलेट करता है, और वहाँ से इंसुलिन रिलीज होती है, फिर इंसुलिन जो तैयार हो जाती है कि ग्लूकोज ज़्यादा आ रहा है, उसको हैंडल करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट क्या है, फिर हम बात करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ की अब डिटेल के अंदर। तो बेसिकली हमारे पास जो टाइप 1 डायबिटीज़ जो है 5 से 10% ऑफ तमाम केसेस जो होते हैं डायबिटीज़ के और टाइप 1 डायबिटीज़ के होते हैं, और तकरीबन कॉमनली बच्चों के अंदर होते हैं, और ऐसे इंडिविजुअल जिनकी उम्र 20 साल से कम है उनके अंदर ये डिजीज़ जो है वो स्टार्ट होती है, डेवलप करती है, इसलिए हम इसको जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कह सकते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ को। इसके अलावा इसकी कॉजेज़ हैं कुछ। अब इसकी कॉजेज़ में दो इंपॉर्टेंट जो अहम कॉजेज़ हैं, एक हमारे पास जो है ऑटो इम्यून है, दूसरा इडियोपैथिक है। अब जो ऑटो इम्यून है उसमें ये होता है कि बॉडी के अंदर अपने बॉडी के अंदर जो है ना
बॉडी के जो जाती सेल्स हैं उनके खिलाफ ही ऑटो एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के अपना सेल जो बीटा पैनक्रियाटिक सेल्स हैं, जो बॉडी के अपने सेल्स हैं, उनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज बनेंगे और इनकी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो पैनक्रियाटिक बीटा सेल उसकी डिस्ट्रक्शन होती है और ये इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में ये होता है कि जब बीटा सेल ही नहीं रहेंगे तो फिर इंसुलिन कहाँ से रिलीज होगी, इंसुलिन ने तो रिलीज होना ही नहीं है ना, फिर ये होगा एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होगी इंसुलिन की, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इंसुलिन खत्म हो जाएगी बॉडी के अंदर से। फिर होता ये है जब मुकम्मल तौर पे इंसुलिन खत्म हो जाएगी बॉडी के अंदर बनना, तो फिर तमाम की तमाम इंसुलिन हमें बाहर से चाहिए होगी कि बॉडी के अंदर हम एक्स्ट्रा या एक्सोजिनस इंसुलिन लगाएंगे ताकि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो कॉजेज होती है वो इडियोपैथिक होती है और ये रेयर होती है, ज़्यादातर ऑटो इम्यून होती है, जबकि इडियोपैथिक है वो रेयर है। इसके अंदर ऑटो इम्यूनिटी तो कोई नहीं होती, लेकिन फिर हमें भी मालूम नहीं होता कि यार ये क्यों हो रही है, इसके अंदर क्या है वजह है कि जो टाइप 1 डायबिटीज कर रही है, ठीक है। इसके अंदर भी बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन होती है, लेकिन पता नहीं है कि बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन क्यों हो रही है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास कॉजेज थी। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की कि ये डिजीज डेवलप कैसे होती है। ये कॉजेज तो है, अभी कॉजेज कैसे डिजीज को करती हैं। तो अगर हम बात करें पैथोजेनेसिस की, तो सबसे पहले तो हमारे पास दो फैक्टर्स होते हैं पैथोजेनेसिस के जो कि ये डिजीज करवा सकते हैं। एक हमारे पास जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी, एक हमारे पास है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जो कि ये फैक्टर करवा सकता है। किसी के अंदर जेनेटिकली तौर पे इतना रुझान होता है कि इसके अंदर यार बाद के अंदर जाकर ना ये डेवलप डायबिटीज टाइप 1 जो है वो डेवलप कर सकती है। उसकी जेनेटिक के अंदर ही ऐसी मॉडिफिकेशंस होती हैं कि वो दूसरे इंडिविजुअल से ज़्यादा रिस्क पर होता है कि इसके अंदर डायबिटीज़ डेवलप कर सकती है। दूसरा हमारे पास कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो कि डायबिटीज़ कॉज कर सकते हैं, यानी उसके अंदर अगर जेनेटिक हो या ना हो इससे कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर मौजूद हो तो उसमें भी डायबिटीज़ हो सकती है। अब जो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी है उसमें क्या होता है कि ये हमें कैसे पता लगा कि यार ये जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो डायबिटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। उससे हमें पता लगा कि इसके अंदर देखें कुछ रिस्क फैक्टर्स जो है ना वो इंक्रीज होते हैं ट्विंस के अंदर। अगर यानी दो ट्विंस हैं तो अगर एक बच्चे के अंदर डायबिटीज़ है ना टाइप 1 की डायबिटीज़, तो दूसरा जो ट्विन है उसका ट्विन ब्रदर या सिस्टर है उसके अंदर भी ऑटोमेटिकली टाइप 1 डायबिटीज़ होगी ही होगी और तकरीबन 90% चांस होते हैं कि उसके अंदर टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है। तो होता ये है कि हमारे पास जो है जो मोनोजाइगोट ट्विंस होते हैं ना, मोनोजाइगोट ट्विन यानी एक ही जाइगोट से बाद में जो सेपरेट होते हैं सेल उससे जो ट्विंस बनते हैं उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है एज कम्पेयर टू टाइप जो डाईजाइगोट ट्विंस होते हैं ना। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर ज़्यादा चांस है एज कम्पेयर टू डाईजाइगोटिक ट्विंस के नतीजे में, ठीक है। तो इससे हमें पता लगा कि जो जेनेटिक है मोनोजाइगोटिक ट्विन है उनकी जेनेटिक मेकअप ज़्यादा एक सिमिलर होता है एज कम्पेयर टू डाईजाइगोटिक ट्विंस के। तो सबसे ज़्यादा चांस किनके अंदर होता है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस के अंदर के टाइप 1 अगर एक के अंदर होगी तो दूसरे में भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर डाईजाइगोटिक ट्विन, अब हैं तो वो भी ट्विंस ना, कुछ तो उनका जेनेटिक मेकअप सेम होगा तो उसके फिर उनके अंदर ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। उसके अलावा फिर जनरल पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिला है चांस, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक तो हमारे पास हो गया इंक्रीज इंसिडेंस इन ट्विंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ जीन्स होती हैं HLA जीन्स, ठीक है। HLA का मतलब है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन्स होती हैं और 95% जो पेशेंट हैं उनके अंदर ये जीन पॉजिटिव होती है। 95% के पेशेंट्स के अंदर ये जीन जो है वो पॉजिटिव होती हैं HLA जीन्स, ठीक है। अच्छा, अब HLA जीन जो है ये क्या करती हैं, बेसिकली आपने अपनी इम्यूनिटी वाला जो किया था माइक्रोबायोलॉजी के अंदर उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो HLA एंटीबॉडीज़ हैं आपने इम्यूनिटी के अंदर पढ़ी होंगी, जीन्स जो हैं ये क्या करती हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। अब ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जो हैं वो इसमें हमारे पास दो जीन इन्वॉल्व होती हैं, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR3 और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन DR4। ये कुछ इंडिविजुअल में DR3 के अंदर डिफेक्ट होगा, कुछ इंडिविजुअल्स में HLA DR4 में डिफेक्ट होगा, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं जिनके अंदर इस दोनों में ही डिफेक्ट हो सकता है। अच्छा, तो मैं बता रहा था आपको HLA जीन जो है वो इन्वॉल्व होती हैं पैथोजेनेसिस ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़ में। तो होता ये कि हमारे पास जो है तकरीबन 20 से ज़्यादा ससेप्टिबिलिटी फोकाई होते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के अंदर, यानी 20 से ज़्यादा ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर म्यूटेशन अगर हो जाए तो टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकती है जीन के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जो है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसोसिएशन क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल मतलब HLA जीन जो DRA जीन्स होती हैं उनको क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल दूसरा नाम इनका ये है, ठीक है। तो तकरीबन 90 से 95 इंडिविजुअल्स हैं उनके टाइप 1 डायबिटीज़ के, तो उनके साथ HLA D3 या D4 या दोनों में से कोई एक जो है वो
यानी दोनों उनके साथ एसोसिएट होती हैं, ठीक है। अच्छा, बात यह है कि अगर नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर देखें तो उनके अंदर भी म्यूटेशन हो सकती है HLA जीन्स की, लेकिन नॉर्मल इंडिविजुअल में 40% ट्रेट है। लेकिन अगर हम देखें डायबिटीज़ के अंदर 90 से 95% ट्रेट है HLA जीन के म्यूटेशन का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि डायबिटीज़ के साथ ज़्यादा एसोसिएशन है। जबकि अगर हम बात करें कि DR3 DR4 उसकी हेट्रोजाइगोट कंडीशन, ये थी होमोजाइगोट, दोनों जी एलील जो इन्फेक्टेड हैं। अगर हेट्रोजाइगोसिटी देखें तो इसमें यह कि 5% जो है नॉर्मल इंडिविजुअल, अगर हेट्रोजाइगोसिटी 5% होगी नॉर्मल इंडिविजुअल में, तो डायबिटीज़ के पेशेंट में 40 से 50% जो ये हेट्रोजाइगस जीन जो है वो डिफेक्टेड होगा, किसके अंदर, हमारा डायबिटीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स भी होते हैं जिनके अंदर HLA जीन जो होती है, HLA जीन होती ही नहीं है लेकिन डायबिटीज़ फिर भी होती है। तो ये बात इंडिकेट करती है कि HLA जीन जो है वो नेसेसरी है, लेकिन डायबिटीज़ की जो है ना प्रोग्रेशन के लिए नेसेसरी है, डायबिटीज़ की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये खुद डायबिटीज़ काज नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल जिनके अंदर HLA जीन है ही नहीं, सीरियस ही नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ है। तो डायबिटीज़ का मतलब कोई और रीज़न से डायबिटीज़ हुई है, लेकिन अगर HLA जीन होती तो डायबिटीज़ को और ज़्यादा परवान चढ़ाती। लेकिन डायबिटीज़ को शुरू करना इसका काम नहीं, डायबिटीज़ को परवान चढ़ाना इसका काम है HLA जीन का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कुछ ऐसी जीन्स आती हैं जो कि नॉन HLA जीन्स होती हैं, उनका HLA जीन्स के साथ ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी डायबिटीज़ करती हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे पास है इंसुलिन कोडिंग जीन्स हैं, यानी ऐसी जीन जो कि इंसुलिन को कोड करती हैं। अगर उनके अंदर ही म्यूटेशन हो जाए तो इंसुलिन जो बनेगा वो डिफेक्टिव इंसुलिन होगा, तो अपना फंक्शन, अगर मौजूद भी होगा तो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। तो हम कहेंगे यार जो इंसुलिन है नॉन फंक्शनल है, तो डायबिटीज़ कॉज कर रहा है और ये अपना फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल ही नहीं है। जब फंक्शन परफॉर्म करने के काबिल नहीं होगा तो पीछे क्या बन जाएगा, डायबिटीज़ बन जाएगी, ठीक है, डायबिटीज़ डिजीज़ हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास CD25 एक प्रोटीन है, अगर उसकी जीन के अंदर डिफेक्ट हो जाए तो फिर भी डायबिटीज़ देखने को मिला है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है CTLA4 या PTPN22, ये दो जीन्स हैं जो कि डायबिटीज़ कर सकती हैं। अब ये किस तरीके से डायबिटीज़ कर सकती हैं, अब हमारे पास जो तरीका है जिसके ज़रिए डायबिटीज़ कर सकती हैं वो हमारे पास मैकेनिज्म है इम्यून टॉलरेंस। इम्यून टॉलरेंस जो है उसके अंदर डिफेक्ट कर देगी, तो जिसको हम कहेंगे इम्यून इनटॉलरेंस। तो हमें पता है कि जब सेल के अंदर डेवलपमेंट होती है T सेल्स की या B सेल्स की, तो ऐसे सेल्स जो कि ऑटो रिएक्टिव होते हैं, अपनी बॉडी के खिलाफ खुद ही वो एक्ट करते हैं, तो उनके अंदर जो है वो वाले सेल जो है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। लेकिन अगर ये इन जीन्स के अंदर म्यूटेशन होंगी तो वो सेल जो बीटा सेल, पेनक्रियास के बीटा सेल के खिलाफ एक्टिव होंगे, तो उनको जो है नॉर्मली तो डिलीट हो जाना चाहिए था, खत्म हो जाना चाहिए था, डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था। तो इस केस में डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। तो CTLA4 PTPN22 ये दो जीन्स हैं जो कि इम्यून इनटॉलरेंस का काम करती हैं, यानी अगर वो सेल जो अपनी बॉडी के खिलाफ भी रिएक्ट कर रहे हैं तो उनको डिस्ट्रॉय नहीं करती अगर इन जीन के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो, ठीक है। ये हमारे पास जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, ये हमारे पास हो गया जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी। इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे पास इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो डायबिटीज़ कर सकते हैं, तो उसमें हमारे पास है वायरल इन्फेक्शंस, ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस। अब बेसिकली अगर हमारे पास चंद एक वायरस है, अगर उनका इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से वायरस है, तो ये वाले सर्टेन वायरस हैं जिसमें हमारे पास है मम्स है, रुबेला है, कॉक्सैकी जो है बी वायरस है, ठीक है, पर्टिकुलरली कॉक्सैकी बी वायरस, जो ये 3 वायरस ऐसे हैं जो कि अगर इनका इन्फेक्शन हो जाए तो वो ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं बीटा सेल की, ठीक है। अब वायरल इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा कि हमारे पास मॉलिक्यूलर मिमिक्री ऐसा मैकेनिज्म है जिसके जरिए बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो सकती है, यानी वायरल की एंटीजन और बीटा सेल की एंटीजन। अब वायरल की जो एंटीजन है उसके खिलाफ ऐसी एंटीबॉडीज बनेंगी जो कि दोनों को डिटेक्ट करेगी, बीटा सेल को भी वो डिटेक्ट कर सकती हैं और वायरल के एंटीजन है, क्योंकि वायरल और बीटा सेल की जो एंटीजन हैं दोनों में कोई स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज होंगी या मॉलिक्यूलर सिमिलैरिटीज होंगी, तो उनके खिलाफ जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो ऐसी एंटीबॉडीज होंगी कि जो वायरल के साथ भी, एंटीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकती हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, वो बीटा सेल की एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकती हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है इंटेस्टाइनल डिस्बायोसिस, यानी देखने को मिला है, अगर हम आज की रूटीन स्टडीज को देखें तो ये वाला जो मैकेनिज्म है ना वायरल मिमिक्री का, ये इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, इसके हक में इतने ज़्यादा एविडेंसेस मौजूद नहीं है। जबकि जो इंटेस्टाइनल डिस्बायोसिस है उसके अगर देखें तो उसके आज के दौर में अगर जो मॉडर्न रिसर्च हुई है तो इसके हक में ज़्यादा एविडेंसेस हैं कि ये हमारे पास जो है इंटेस्टाइनल डिस्बायोसिस, ये वाला फैक्टर ज़्यादा कॉमन है जो कि टाइप 1 डायबिटीज़ को कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इंटेस्टाइनल डिस्बायोसिस के अंदर क्या होता है कि चेंज हो जाती है कंपोजिशन किसकी, नॉर्मल फ्लोरा की, जो इंटेस्टाइन के अंदर नॉर्मल फ्लोरा है उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाएगी, कुछ बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो कर देंगे, कुछ कम बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। जब वो बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रो करेंगे तो ब्लड के अंदर आएंगे, ब्लड के अंदर आएंगे तो वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बीटा सेल्स को पेंसिलिन के, जिसकी वजह से हमारे पास जो है वो बीटा सेल की डेफिशिएंसी, डिस्ट्रॉयनेस की वजह से जो है इंसुलिन की डेफिशिएंसी होगी और इंसुलिन की डेफिशिएंसी डायबिटीज़ टाइप 1 कर सकती है, ठीक है। तो ये हम अगर यहाँ से पढ़ें तो तमाम की तमाम जो
बातें मैंने बताई हैं, लिखी हुई इंटेस्टाइनल डिसबायोसिस जो कि क्या करती है, प्रोग्रेशन कर सकती है टाइप 1 डायबिटीज़ की, ठीक है। तो इसकी वेदर दिस कॉज और कंसिक्वेंस ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया ये अनक्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दी, इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।